Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आप थोड़ा सा आगे हो जाइए, बाद में आने वाले स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। थोड़ा सा आगे हो जाइए। जी, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज के लेक्चर में हम कंपनी लॉ पोर्शन में जो हमारा लास्ट चैप्टर है अकाउंट्स एंड ऑडिट से रिलेटेड, उसको स्टार्ट करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। जी, कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए, आज का हमारा जो चैप्टर है वो है अकाउंट्स एंड ऑडिट। कंपनी लॉ के पोर्शन में हमारा लास्ट चैप्टर नंबर 27। इसमें आज हम दो कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं। एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होती हैं, और दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है और उनकी अप्रूवल वगैरह के प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कंपनीज एक्ट रिक्वायर करता है कि हर कंपनी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगी, यानी हर कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगी। और अगर कंपनी लिक्विडेट होने जा रही है तो इसका लिक्विडेटर भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगा। तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या हुई, जहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, हर कंपनी चाहे वो किसी भी किस्म की कंपनी है, पब्लिक हो या प्राइवेट हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगी। अब यहाँ पे हमारे जहन में पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती क्या है। कहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब है कि आपने इन चीजों का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। देखिए, आप अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं। अगर मैं कंसेप्चुअली आपको ये बताना चाहूँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होती है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब यह है, आपने अकाउंटिंग साइकिल पढ़ा होगा, ठीक है, कि ट्रांजैक्शन पहले रिकॉर्ड होती है जर्नल में, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से फिर इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी और नोट्स टू द अकाउंट्स। ये जो एंड में जो हमारी शुरू की जर्नल, लेजर, ट्रायल हैं, इनको हम कहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और जो बाद में हमारा फाइनल अकाउंट जिसे आप कहते हैं अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है, यानी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह, इनको हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक तो बेसिक डिफरेंस ये है कि अकाउंटिंग साइकिल को सामने रखते हुए बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारी पहले प्रिपेयर होती हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाद में। हमारे अकाउंटिंग साइकिल का एंड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्टार्ट है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और दूसरा डिफरेंस ये है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो सारा साल मेंटेन हो रही होती हैं, यानी जर्नल, लेजर, ट्रायल तो सारा साल मेंटेन हो रहे होते हैं, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पीरियड एंड पे बन रही होती है। तो यहां पे कह रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स से मुराद क्या है कि कौन से वाले अकाउंट्स मेंटेन करने चाहिए। ठीक है, कंपनी को कौन से अकाउंट्स मेंटेन करने चाहिए, उसने ये 4 एग्जांपल्स हमें दी।
लेकिन अगर आप इन एग्जांपल्स का कंसेप्चुअल एनालिसिस करेंगे तो इससे आंसर हमारे जहन में ये आता है कि कंपनी को अपनी हर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने चाहिए। वन बाय वन एनालिसिस करते हैं, इनको पढ़ते हैं। कहता है सबसे पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या होना चाहिए, कहता है हर उस चीज से रिलेटेड रिकॉर्ड मेंटेन करना है आपने कि जो भी आपने सम रिसीव्ड, सम मींस कैश रिसीव किया या पे किया, खर्चा किया, आपको पैसे कहीं से आए या आपने कैश पे किया, एक्सपेंस किया, आपने उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस चीज का रिकॉर्ड होना है। किस चीज का? सारी कैश ट्रांजैक्शन का। दूसरे लफ्जों में कह रहा है कैश अकाउंट मेंटेन करो। अगर आप देखें अकाउंटिंग के कंसेप्ट को भी साथ साथ यूज करते जाते हैं, फायदा हो जाएगा हमें समझने में कि कैश अकाउंट में यही होता है ना, कैश रिसीव कहां से हुआ, कैश रिसीव कितना हुआ, कैश पे कितना हुआ। और कहता है सिर्फ ये नहीं कि कैश रिसीव आपने लिख दिया 60,000, ये भी लिखना है कि कहां से रिसीव किया। अब टी अकाउंट में आपको पता है वो हम अमाउंट भी लिखते हैं, पर्टिकुलर्स भी लिखते हैं कि कैश आया कहां से। पेमेंट साइड में अमाउंट भी लिखते हैं, कितना अमाउंट पे किया, और ये भी लिखते हैं कि किसको पे किया, किस कंटेक्स्ट में, सैलरीज थे, कोई मटेरियल परचेज किया या किसको पेमेंट की और क्यों। तो पहली चीज हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किन किन चीजों को हमने रिकॉर्ड मेंटेन करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, सम रिसीव्ड एंड पेड, यानी बिजनेस के जितना भी कैश रिसीव हुआ, कैश पे हुआ, along with related matters कि कहां से कैश आया, कहां गया, ये पर्टिकुलर्स भी मेंटेन करना है। पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ? आसान अल्फाज में कह रहा है कैश अकाउंट मेंटेन करो। हमने कहा ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैश रिसीट, कैश पेमेंट रिकॉर्ड हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है सेल्स एंड परचेज, आपने जितनी भी सेल की, जितनी भी परचेज की, उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करो। जितनी भी सेल्स की और जितनी भी परचेज की, उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन करो। कैश रिसीट पेड का भी करना है along with matters, पर्टिकुलर्स। फिर उसके बाद सेल्स एंड परचेजेस का भी करना है। इसका मतलब हमारी इनकम स्टेटमेंट तो तकरीबन यहाँ पे हो गई। कैश रिसीव का मतलब है इनकम, पेड का मतलब है खर्चे वगैरह होंगे along with matters। और फिर कह रहा है सेल्स का और परचेजेस का भी रिकॉर्ड मेंटेन करो। इनकम स्टेटमेंट तो हमारी तकरीबन हो गई। अब आगे क्या कह रहा है, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज, कह रहा है बैलेंस शीट में जितनी भी चीजें आ रही होती हैं एसेट, उनका भी टी अकाउंट मेंटेन करो, उनका भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करो, उनका भी रिकॉर्ड मेंटेन करना है हमने, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अच्छा, सम टाइम आपने अकाउंटिंग में शायद ये कंसेप्ट पढ़ा हो, अगर आप ऐसी कंपनी की फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्रोडक्शन में एंगेज है, तो उसके लिए एक एडिशनल स्टेटमेंट बनती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट शायद उसे कहते हैं, या कॉस्ट ऑफ सेल्स कहते हैं, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर, हाँ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, हाँ वो कोई भी नाम ले। लेकिन अगर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उस सूरत में उसकी कॉस्ट का जो रिकॉर्ड होता है वो भी मेंटेन करना, जो शायद होता है मटेरियल, लेबर और FOH, ऐसे ही होता है। हाँ ठीक है, हमारे जमाने में भी यही था, अब भी लगता है यही है। तो कहता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है, यानी दूसरे लफ्जों में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। लेकिन ये उस वक्त मेंटेन करना है अगर जो कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ये आखिरी वाला मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, फिर मेंटेन करना है। प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, माइनिंग में इन्वॉल्व है। तो अब देखें, अगर आप सोचें तो ये तो उसने हर चीज का रिकॉर्ड मेंटेन करने को कह दिया, ठीक है। जब कैश रिसीट एंड पेमेंट कह दिया उसने, इसका मतलब है कैश में जितने भी इनकम, जितने भी खर्चे हैं, सबका रिकॉर्ड हो गया। जो बाकी अक्रूवल प्री पेमेंट रह जाती हैं उसने एसेट्स और लायबिलिटीज में कवर कर दी। तो इन शॉर्ट हमने हमारे जितने भी इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स और लायबिलिटीज हैं, सबका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। इनकम का हो गया, माइनिंग भी मैन्युफैक्चरिंग की एक टाइप है, ठीक है। जितना भी कैश रिसीव किया, पे किया, सेल्स, परचेजेस, एसेट्स, लायबिलिटीज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, चारों पॉइंट पूरे हो गए। सबसे पहले किस किस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस किस चीज का हमने रिकॉर्ड मेंटेन करना है, बुक्स ऑफ क्या क्या शामिल है, सम रिसीव्ड एंड पेड अलोंग विद पर्टिकुलर्स। दूसरा सेल्स एंड परचेजेस, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग।
क्लियर हो गई ये पॉइंट? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में समझ आ गया हमें क्या क्या चीजें शामिल है। पहली चीज क्या थी, अब इधर नहीं देखना आपने, पहली चीज क्या थी भला, सम रिसीव्ड एंड पेड विद मैटर्स। दूसरी चीज क्या थी, सेल्स एंड परचेजेस। फिर एसेट्स एंड लायबिलिटीज, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। चले बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अच्छा ध्यान में रखिएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसने इनकम स्टेटमेंट नहीं लिखा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं लिखा, बैलेंस शीट नहीं लिखा, कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं लिखा, वो उधर आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। इसका मतलब है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फर्क है, ये फर्क ध्यान में रखिएगा। चलिए ये तो हमें समझ आ गया कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या चीजें शामिल है, 4 चीजें शामिल। आगे कहानी लेके चलते हैं। कहता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने कहां मेंटेन करनी है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां मेंटेन करनी है, कहता है रजिस्टर्ड ऑफिस में। और ये चीज ध्यान में रखिएगा, कमर्शियली प्रैक्टिकली हम टर्म यूज करते हैं हेड ऑफिस। हेड ऑफिस टर्म डिफरेंट है, रजिस्टर्ड ऑफिस टर्म डिफरेंट है। आपने लॉ में जब कभी टर्म यूज करनी है रजिस्टर्ड ऑफिस की टर्म यूज करनी है, हेड ऑफिस की टर्म यूज नहीं करने। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां, हाँ दोनों सेम हो भी सकते हैं, प्रैक्टिकली डिफरेंट भी हो सकते हैं, नॉर्मली सेम ही होते हैं, लेकिन फिर भी असल टर्म क्या है हमारी लॉ में, रजिस्टर्ड ऑफिस। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां मेंटेन करनी चाहिए, किस जगह होनी चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्ट्रार छापा मारने आया रजिस्टर्ड ऑफिस में, उन्होंने कहा सर हमारी तो बुक्स हमारे पास आई नहीं, हमारी किसी दूर दराज की ब्रांच में पड़ी हुई हैं सारी की सारी। तो कहेगा नहीं भैया ये रजिस्टर्ड ऑफिस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होनी चाहिए थी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां होनी चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस में। कहता है लेकिन 2 सिचुएशंस जो हैं ये जहन में रखिए, और एग्जाम में सिचुएशन नहीं पूछता है, ये एक्सेप्शनल सिचुएशन है। पहली सिचुएशन कहता है क्या रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा किसी और जगह पे रखी जा सकती हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा किसी और जगह भी रखी जा सकती है, लेकिन शर्त क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेजोल्यूशन के जरिए से डिसाइड करे कि हमने किस जगह पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखनी है, बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुई हो पहली। और दूसरी रिक्वायरमेंट, रजिस्ट्रार को नोटिफाई किया हो विद इन 7 डेज कि सर हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो लॉ तो रिक्वायर करता है हमें कि रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन करें, लेकिन हमारे डायरेक्टर्स ने 25 तारीख को फैसला किया कि हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस लाहौर में है, लेकिन हम बुक्स ऑफ अकाउंट शेहूपुरा में मेंटेन कर रहे होंगे, और आपको 25 तारीख को डिसीजन हुआ, आपको 28 तारीख यानी विद इन 7 डेज इतला दे रहे हैं हम। तो फिर इस सूरत में बुक्स ऑफ अकाउंट्स रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा किसी और प्लेस पे भी मेंटेन की जा सकती है। ये क्लियर होगी पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, अगर किसी कंपनी की ब्रांच ऑफिस है, जरा प्रैक्टिकली सोचिए, एक बैंक है, उसमें एक उनका रजिस्टर्ड ऑफिस है, जो फर्ज हेड ऑफिस भी वही, रजिस्टर्ड ऑफिस भी वही। कुछ ट्रांजैक्शन तो हेड ऑफिस में होंगी ना, हेड ऑफिस में भी तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो रही होंगी। कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होगी जो उनकी डिफरेंट ब्रांचेस भी हो रही होंगी। ब्रांचेस पूरे पाकिस्तान में हो सकता है 500 ब्रांचेस हो। बताइए आपके ख्याल में क्या होना चाहिए, क्या सारी ब्रांचेस का डाटा रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन होना चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स? ये तो भाई बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उधर रजिस्टर्ड ऑफिस में बैठा वो वैसे पागल हो जाएगा। वो अगर 500 ब्रांचेस में फर्ज कीजिए पूरे दिन में और कोई भी नहीं, एक एक कस्टमर आया सिर्फ, और उसने 1000 रुपया जमा करवाया और कुछ भी नहीं, सारे दिन में फर्ज, और 500 कॉल तो आ जाएंगी रजिस्टर्ड ऑफिस में उस बंदे को जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहा होगा। क्या एक दिन में 500 कॉल जो एंटरटेन कर सकता है सबका रिकॉर्ड? कैसे रख सकता भैया, वो नहीं रख सकता। ईमेल कर, चलो 500 ईमेल आ गई, वो पढ़ेगा 500 ईमेल। अच्छा, आपके ईमेल बॉक्स में जितनी भी ईमेल आती हैं, जंक बॉक्स में आप सारी पढ़ते हैं? शाबाश। चले तो ब्रांच ऑफिस पे कह रहे हैं, हाँ अगर कंपनी की ब्रांचेस है उसमें हम आपको राय देते हैं क्या कि जो ब्रांच से रिलेटेड सेल्स वगैरह, परचेजेस, एसेट्स, लायबिलिटीज, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, किससे रिलेटेड, ब्रांच से रिलेटेड, वो ब्रांच में मेंटेन हो सकती हैं। हेड ऑफिस वाली हेड ऑफिस में होगी, रजिस्टर्ड ऑफिस वाली रजिस्टर्ड ऑफिस में। ब्रांच से रिलेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां मेंटेन हो सकती है, लेकिन शर्त यह है क्या कि उनकी समरी बना के ब्रांच हेड ऑफिस को सेंड कर रही हो। उनकी समरी बना के ब्रांच हेड ऑफिस को सेंड कर रही हो, सॉरी रजिस्टर्ड ऑफिस में सेंड कर रही हो, समरी बना के रजिस्टर्ड ऑफिस में सेंड। तो अब मुझे बताइए, किसी भी कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है, ये बात समझ आ गई, कहां मेंटेन हो रही होती हैं,
रजिस्टर्ड ऑफिस में। क्या रजिस्टर्ड, पहले क्वेश्चन, रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा किसी और जगह पे मेंटेन हो सकती है? क्या कंडीशंस हैं? 2, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो, रजिस्ट्रार को नोटिफाई करो विद इन 7 डेज। अगर कंपनी की ब्रांचेस हैं तो कंपनी क्या करे फिर? ब्रांच से रिलेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स ब्रांच में मेंटेन हो सकती हैं, प्रोवाइडेड समराइज्ड रिटर्न रजिस्टर्ड ऑफिस में सेंड की जाए। क्लियर यहां तक? आगे चलते हैं। ये ब्रांच ऑफिस वाला पॉइंट भी बता दिया और एट एनी अदर प्लेस वाला पॉइंट भी बता दिया। एग्जाम में ये कम कम पूछेगा, ज्यादा ये पूछेगा, एनी अदर प्लेस वाला या ब्रांच ऑफिस वाला। आगे चलते हैं। पीरियड ऑफ रिटेंशन, बुक्स ऑफ अकाउंट, पिछले साल की बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, क्या इस साल संभाल के रखनी है? कब तक? 10 साल तक। ठीक है, इन गुड ऑर्डर 10 साल तक संभाल के रखना है। 10 साल के बाद संभाल के रखने की जरूरत नहीं है। इससे पहले हमने कोई कंसेप्ट पढ़ा है कि इतने अरसे तक संभाल के रखना है? अभी भी मुझे क्लिक किया कि कहीं इस तरह की चीज पढ़ी थी। मिनट से? अच्छा, किसकी मीटिंग के मिनट से? जनरल मीटिंग के। 10 साल तक थे? अच्छा, 20 साल इलेक्ट्रॉनिकली? अच्छा, हार्ड फिजिकल फॉर्म में 20 साल और इलेक्ट्रॉनिकली परमानेंट। हाँ ठीक है, चले ठीक है। वो अब अच्छा, वो तो छोटे से होते हैं ना मिनट, तो वो तो चलो 20 साल तक भी रख सकते हैं, पर ये तो बुक्स ऑफ अकाउंट तो बहुत ज्यादा होते हैं, शायद इसीलिए लॉ ने इसका टाइम कम दिया है 10 साल, और मिनट्स का टाइम जो है वो ज्यादा दिया है, क्योंकि वो छोटे छोटे ज्यादा जगह नहीं घेरते। बुक्स ऑफ अकाउंट्स बहुत ज्यादा जगह घेरते होंगे ना, शायद इसीलिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पीरियड कम है और मिनट्स ऑफ मीटिंग का पीरियड ज्यादा है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पीरियड कितना है? 10 साल। मिनट्स ऑफ मीटिंग का पीरियड प्लस परमानेंट। इंस्पेक्शन, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट किया जा सकता है? कौन कर सकता है? डायरेक्टर कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टर ने तो खुद बनानी होती है ना। और अच्छा, ये बात लिखी नहीं लेकिन ये अंडरस्टूड है, आगे चल के हम पढ़ेंगे। ऑडिटर भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है। आपको पता है ऑडिटर कौन होता है? ऑडिटर कौन? हाँ चले, वो हम आगे पढ़ेंगे, जब इसी चैप्टर में आगे ऑडिटर वाला सेक्शन आएगा तफसील से पढ़ेंगे ऑडिटर कौन होता है। ऑडिटर असल में ऐसा बंदा होता है जिसने चेक करना होता है कि कंपनी, डायरेक्टर ने इसे शेयर होल्डर बुलाते हैं ऑडिटर को, कहते हैं भाई इधर आओ बात सुनो। शेयर होल्डर ऑडिटर भागा भागा आता है, कहता है जी सर। शेयर होल्डर कहते हैं भैया डायरेक्टर ने हमारे बिहाफ पे सारा साल काम किया है, अब हमें अपनी पूरे साल की परफॉर्मेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की शक्ल में हमारे सामने रखने लगे हैं, लेकिन हम एक्सपर्ट लोग नहीं हैं, हमें खतरा है क्या कि ये गड़बड़ ना कर रहे हो, ये ना हो कि असल में तो नुकसान हुआ है, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मुनाफा शो करके दिखा रहे हो। तो आप ऐसा कीजिए, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाद में देखेंगे, पहले आप जाके चेक करके आए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं। अब क्या उस बंदे को जिसको शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट किया, जिसे ऑडिटर कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना चाहिए? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करते हुए वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी देख सकता है कि उसके मुताबिक है कि नहीं? ये तो नहीं टी अकाउंट में सेल्स आ रही 10,000 और इनकम स्टेटमेंट में पहुंच के हो गई 10 लाख, ये देखना चाहिए ना उसको, हो सकता है। इसलिए तो ऑडिटर को भी है इजाजत बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकता है, डायरेक्टर भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, कोई भी शेयर होल्डर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता। नाइंसाफी कैसे? और भाई वो कहते हैं भाई क्या इस बंदे को पॉइंट तो कर दिया आप ही ने किया, अब क्या इसके ऊपर तसल्ली नहीं है जो खुद चेकिंग करने आ गए हैं? तो नहीं है तो उसको बुलाया क्यों था? नहीं है तो उसको बुलाते ही ना। तो याद रखें, मेंबर या शेयर होल्डर बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट नहीं कर सकते। एक शेयर होल्डर है, उसका दोस्त है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्या वो बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकता है? भाई मेंबर खुद नहीं जब कर सकता तो उसका दोस्त कैसे कर सकता है? अरे नहीं कर सकता जी। हाँ, अगर ऑडिटर हो तो फिर कर सकता है, लेकिन ऑडिटर नहीं है तो फिर नहीं कर सकता जी। बताइए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको? बताइए क्या दोबारा जैसे आपका होगा मेरे भाई, सुन लीजिए। सबसे पहले
बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अब इधर नहीं देखना आपने, सबसे पहले बताइए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं? 4 चीजें, सम रिसीव्ड एंड पेड अलोंग विद मैटर्स, एसेट्स लायबिलिटी, सेल एंड परचेज, कॉस्ट ऑफ गुड्स। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद कहां पे मेंटेन करनी है? रजिस्टर्ड ऑफिस में। क्या किसी और जगह मेंटेन कर सकते हैं? 2 कंडीशन है, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो, 7 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को नोटिफाई करो, शाबाश। अगर कंपनी की ब्रांचेस हैं फिर क्या करे कंपनी? ब्रांच से रिलेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट ब्रांच में मेंटेन हो सकती हैं, प्रोवाइडेड समराइज्ड रिटर्न रजिस्टर्ड ऑफिस में सेंड की जाए। पीरियड ऑफ रिटेंशन क्या है? 10 साल। अच्छा, इंस्पेक्शन कौन कर सकता है? डायरेक्टर्स कर सकते हैं। मेंबर्स इंस्पेक्शन, मेंबर्स का कोई दोस्त इंस्पेक्शन नहीं कर सकता। यहां तक क्लियर? भाई अगर बुक्स ऑफ अकाउंट क्लियर हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ चलें। देखिए अकाउंटिंग साइकिल में भी इसी तरह होता है ना, पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ। कह रहे हैं परेशान नहीं होना, उसी तरह तरतीब से यहां समझाएगा वो हमें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूल्स क्या हैं। पहली चीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? 5। कितनी चीजें? कहते हैं नाम से फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी कह लो, बैलेंस शीट कह लो या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कह लो, एक ही बात है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कह लो या इनकम स्टेटमेंट कह लो या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कह लो, कहता फर्क, चीजें पूरी करनी है आपने। 5, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, नोट्स टू द अकाउंट्स। आपको सर ये तो हमने अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ, कोई नया कंसेप्ट सिखाए हमें? लॉग है, ये नहीं पढ़ा हुआ, हो ही नहीं सकता। अच्छा एग्जाम्प्ट है, ठीक है, फिर हो सकता है ना पढ़ा। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी, नोट्स टू द अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट। आगे चलते हैं। कह रहे पीरियड कवर्ड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई जब इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं उसका कहते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। लेकिन इसका मतलब यह है कि नॉर्मली फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने पीरियड के होते हैं? 12 महीने की नॉर्मल। लेकिन याद रखें लाजमी नहीं है, ये पीरियड कम भी हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन कहता है कम अपनी मर्जी से कर लो, अगर ज्यादा करना है 12 महीनों से ज्यादा करना है फाइनेंशियल, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट 15 महीनों की प्रिपेयर की जा सकते हैं? क्या 6 महीनों की प्रिपेयर? 6 महीनों 15 महीनों में फर्क क्या है? 6 महीने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं, रजिस्ट्रार की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 12 महीनों से ज्यादा पीरियड एक्सीड करना होगा तो फिर रजिस्ट्रार की अप्रूवल की जरूरत है, 12 महीनों से ज्यादा पीरियड के लिए। ठीक है, प्रैक्टिकली आप 3 महीने की फाइनेंशियल, 6 महीने की, 9 महीने की, 12 महीनों की बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर 12 महीनों से ज्यादा पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी हो तो क्या रजिस्ट्रार? अब फर्ज कीजिए आप एक कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी है, आपको उन्होंने कहा सर हमारा ईयर एंड है 1 जुलाई से लेके 30 जून तक फाइनेंशियल ईयर है, हम चाहते हैं इसे 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कर लें। तो इस वक्त हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। पहली ऑप्शन, इस वक्त डेट क्या है? 30 जून 2019। पहली ऑप्शन 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर 2019 तक की फाइनेंशियल बनाए 6 महीने की, और आइंदा से फिर हम 1 जनवरी से 1 दिसंबर में चले। दूसरी ऑप्शन 1 जुलाई 2019 से लेके 31 दिसंबर 2020 तक 18 महीनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए और आइंदा से फिर हर साल 1 जनवरी से 31 दिसंबर चले। बताइए कौन सी ऑप्शन पॉसिबल है? दोनों पॉसिबल है। फर्क क्या है? पहली वाली ऑप्शन में रजिस्ट्रार की अप्रूवल की जरूरत नहीं, दूसरी ऑप्शन में रजिस्ट्रार की अप्रूवल की जरूरत है। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? पीरियड कवर्ड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पीरियड होता है फॉर द ईयर एंडेड, जिसे आप अकाउंटिंग में लिखते होते हैं,
हर सवाल में इनकम स्टेटमेंट के ऊपर लिखते होते हैं। आप मुकर जाएं, अभी आप नहीं लिखते। अच्छा लिखते हैं, चले ठीक। अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नॉर्मली हमारे लिए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज्यादा अहम होती हैं। एनुअल जो हर साल नॉर्मली हर साल बनती हैं, 12 महीनों की नॉर्मल केस है। ये तो थोड़ा एक्सेप्शनल केस आ गया ना, कभी कभार, नॉर्मली हर साल बनती। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को अप्रूव करनी चाहिए? अच्छा एक कंसेप्ट है अप्रूवल, एक है साइन, दोनों में फर्क है। ठीक है, अप्रूव करते हैं डायरेक्टर्स। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग में डिस्कस करते हैं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने बनाई, क्या ये ठीक बनी है? ये बिल्कुल ठीक बनी है, अप्रूव कर दो फिर। ठीक है, डायरेक्ट अप्रूव कौन करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में अप्रूव होगी, डायरेक्टर्स अप्रूव करेंगे। लेकिन अगर आप किसी वेबसाइट पे जाके आज वैसे ही देखिएगा, किसी भी कंपनी का नाम लिख के उसकी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डाउनलोड करें, आप देखेंगे हर सफे के ऊपर 2-3 बंदों के साइन होंगे। हर सफे के ऊपर 2-3 बंदों के साइन आपको नजर आ रहे होंगे। ये कौन होते हैं? ये होता है साइन जिन्होंने किया होता है। देखिए शेयर होल्डर को कैसे पता चलेगा कि डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया कि नहीं की? साइन से, बिल्कुल। तो इसीलिए इसको एक कंसेप्ट है अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक है साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अप्रूव कौन करेगा? डायरेक्टर। भाई साइन कौन करेगा? एट लीस्ट 1 डायरेक्टर, कम अज कम 1 डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव। भाई क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी कंपनी का कोई डायरेक्टर ना हो? ऐसा पॉसिबल नहीं है। है पॉसिबल? सिंगल मेंबर कंपनी का कोई डायरेक्टर नहीं होता, उसका भी एक डायरेक्टर होता है। ऐसे ना करें, वही डायरेक्टर होता है, वही मेंबर होता है। डायरेक्टर तो उसका भी होता है, सिंगल मेंबर कंपनी। अच्छा इसका मतलब है हर कंपनी का एक ना एक डायरेक्टर तो जरूर होगा। क्या हर कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव होना लाजमी है? नहीं लाजमी। वे हर कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव होना लाजिम है। हर कंपनी का डायरेक्टर भी होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव भी होता है, जिसे डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। लेकिन सुनिए वो क्या कह रहा है, साइन कौन करेगा? एट लीस्ट 1, कहता है सारे डायरेक्टर का साइन करना। अप्रूवल सबने, पूरा बोर्ड से मुराद कलेक्टिव डायरेक्टर्स हैं, लेकिन साइन कौन करेगा? एट कम अज कम 1 डायरेक्टर, डायरेक्टर की रिप्रेजेंटेशन हो जाए, प्लस एक चीफ एग्जीक्यूटिव तो एक ही होता है। चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ एट लीस्ट का वर्ड नहीं है, वो होता ही एक है। एट लीस्ट 1 डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव। अगर चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान से बाहर है, तो क्या करे? उसकी जगह किसी एट लीस्ट 2 डायरेक्टर हो जाएगा। फिर उस सूरत में एट लीस्ट 2 डायरेक्टर, उसकी जगह कोई दूसरा डायरेक्टर जिम्मेदारी ले ले। ठीक। अच्छा अब देखिए, अगर लिस्टेड कंपनी है तो सीएफओ से भी यहाँ पे है आल्सो बाय सीएफओ। अगर लिस्टेड कंपनी है तो सीएफओ भी साइन करेगा। इसका मतलब है अनलिस्टेड कंपनी है, आपको 2 साइन नजर आएंगे, किस किस के? और चीफ एग्जीक्यूटिव के। अच्छा साइन 1 के नीचे लिखा था डायरेक्टर, साइन 2 के भी नीचे लिखा था डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव किसी के साथ लिखा ही नहीं। इससे हमें क्या समझ आया? चीफ एग्जीक्यूटिव बाहर के मुल्क गया होगा। डायरेक्टर भी लिखा, फिर आगे चीफ एग्जीक्यूटिव भी लिखा, एक और साइन थे सीएफओ के। तो हमें क्या पता चला ये कौन सी कंपनी है? क्योंकि सीएफओ के साइन लिस्टेड कंपनी के लिए जरूरत है। हाँ अगर सिंगल मेंबर कंपनी है, बताइए सिंगल मेंबर कंपनी के केस में कितने डायरेक्टर्स के साइन? एक ही है, मतलब एक ही, वही सारा काम, वही मेंबर भी है, वही डायरेक्टर भी है, वही चेयरमैन भी है, वही सीईओ भी है, वो सारा आपको पता है। सिंगल मेंबर कंपनी का कंसेप्ट ही यही है। उसमें फिर वो एक ही डायरेक्टर करेगा। लेकिन जहन में रखिए जी, अगर पास तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है अप्रूव ही नहीं होंगी ना, फिर तो उसके वापस आने का इंतजार किया जाएगा। ठीक है जी। तो अच्छा आप सुनिए, एग्जाम का क्वेश्चन, कैसे मार्क्स लूज करेंगे आप? वो कहेगा बताइए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को साइन कौन करेगा? आप कहेंगे 1 डायरेक्टर। आप कहेंगे, अच्छा सुने फिर, आप कहेंगे एट लीस्ट 1 डायरेक्टर प्लस चीफ एग्जीक्यूटिव।
एट लीस्ट वन डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव। अब बताइए सही है? अब क्या गलती है? चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान में नहीं है, ये किसने बताना है? आप कहेंगे वन डायरेक्टर, एट लीस्ट वन डायरेक्टर प्लस चीफ एग्जीक्यूटिव, नॉट पाकिस्तान डायरेक्टर। कंप्लीट। अभी भी गलती क्या? सीएफओ की बात किसने करी? आप लिखेंगे सीएफओ भी, फिर ब्रैकेट में लिस्टेड कंपनी बताना भूल जाएंगे, वो भी लिखना है। आप सारी चीजें लिखेंगे फिर भी मार्क्स कट जाएंगे। सिंगल मेंबर कंपनी किसने बताना? तो भाई साइनिंग की कंप्लीट प्रोविजन याद रखनी है, आधी नहीं बतानी उसको, पूरी प्रोविजन। अक्सर लॉ में जो स्टूडेंट फेल होते हैं, जिनकी परफॉर्मेंस जो है वो मार्क्स दे रखते हैं, ये मतलब नहीं, ये नहीं होती बात कि उन्हें लॉ आता नहीं, आता होता है उनको। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा फेल होने वाले को पास होने वालों से ज्यादा आता था। रीजन क्या होती है? प्रेजेंटेशन, रिक्वायरमेंट नहीं समझ पाते, कंप्लीट नहीं लिखते। तो हमने, आप ध्यान में रखिएगा, कंप्लीट प्रोविजन लिखने की कोशिश करनी है। वो एग्जाम में खुद से मार्किंग करना है। 2 नंबर, एक का 1 नंबर होगा, 1 नंबर इसका और 1 नंबर इसका। मार्किंग स्कीम में पता चला आधा इसका था, आधा इसका था, आधा इसका था, आधा इसका था। वो 1 नंबर तो टोटली गया, और बाकी जाहिर है ये भी लिखते लिखते कोई एक आधी गलती हो सकती है, इंसान है ना, वो तो फारिग हो गया, हालांकि ला आता था। तो ज़हन में रखिएगा, हमने जब खुद से मार्किंग करनी है, 1 पॉइंट का 1 नंबर नहीं देना, 1 पॉइंट का आधा। कभी कभी 1 पॉइंट का 1 नंबर भी होता है मार्किंग स्कीम में, लेकिन फिर भी ज्यादा बेहतर यह सेफ साइड पे रहेंगे अगर आप 1 पॉइंट का आधा नंबर एलोकेट कर रहे होंगे। ठीक। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब प्रेजेंट करनी चाहिए? किसको करेंगे प्रेजेंट? शेयर होल्डर। कहाँ? एजीएम में। कब करनी है? अच्छा, लंबी चौड़ी बात नहीं, सिर्फ आपको इशारा दे रहा हूं जी। फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब प्रेजेंट करनी है? क्या आगे ये बताऊं कि फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है विद इन एजीएम कब होती है? पहली एजीएम। क्या मैं ये बताऊं फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रेजेंटेड इन फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग विद इन 16 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, या 16 मंथ वाली बात ऑटोमेटिकली समझ आएंगे जब हमने फर्स्ट एजीएम की बात कर दी। अब बताइए सब्सिक्वेंट एजीएम कब होती है? विद इन 120 डेज ऑफ द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अब कह रहा है सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब प्रेजेंट करेंगे? मैं सब्सिक्वेंट एजीएम में। आगे उसने लिखा हुआ है कि विद इन 120 डेज ऑफ द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। वो यहाँ पे रिपीट करने की जरूरत नहीं, हमें पता है कि भाई जब सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब्सिक्वेंट एजीएम में है तो वो कब कंडक्ट की जाएगी, वो एजीएम वाले टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं। ठीक। अगर आपसे पूछे कि सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब शेयर होल्डर को प्रेजेंट की जाएंगी, तो आपने ज़हन में लेकर आना सब्सिक्वेंट एजीएम और सब्सिक्वेंट एजीएम का पीरियड छाप देना। अगर आपसे पूछे फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब प्रेजेंट की जाएंगी, आपने कहना फर्स्ट एजीएम में और फर्स्ट एजीएम का पीरियड छाप देना। भाई क्लियर हो गया ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट? चलिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्लियर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्लियर। फिर से चले रिपीट कर ले भाई, चले रिपीट कर देते हैं। बताइए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितनी चीजें शामिल है? कौन कौन सी? इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंज इक्विटी, नोट्स टू द अकाउंट्स। फिर बताइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पीरियड क्या होना चाहिए? नॉट टू एक्सीड 12 मंथ अनलेस अप्रूव्ड बाय रजिस्ट्रार। बताइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव कौन करेगा? साइन कौन करेगा? अब ये असल बात आई ना, एट लीस्ट वन डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव। दूसरी चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान में नहीं, 2 डायरेक्टर। फिर लिस्टेड कंपनी, सिंगल मेंबर कंपनी है तो। इसके बाद लास्ट कंसेप्ट के प्रेजेंट कब करनी है मेंबर्स को? फर्स्ट एजीएम में। कब? विद इन 120 नहीं, फर्स्ट एजीएम है भाई। विद इन 60 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सब्सिक्वेंट ऑफ द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल। ये क्लियर जी? कुछ समझ आया आपको? नहीं समझ आया?
आपको पता नहीं नहीं, पहले भी आपको बताया वकील कौन होता है? जो किताबें पढ़ के पास कर लेता है पेपर के, जो प्रैक्टिस करता है, जो केस लड़ता है। तो जब तक केस ना लड़े हमने लॉ नहीं समझा। आइए फिर पास पेपर की प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन ही आई कैप का क्वेश्चन बैंक में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 151। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? कह रहा है SQL Plastics Limited is a wholly owned subsidiary of a foreign company and has its registered office in Karachi. Registered office का कराची। A list the books of account the company is required to maintain. ये वाली कौन सी वाली? Sums of money received and paid along with particular या related matters. फिर sales and purchases, assets and liabilities और कास्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड रिकॉर्ड्स। ठीक है, 4 थे 4। बी स्टेट द कंडीशन विच द डायरेक्टर शैल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद इफ दे वांट टू कीप द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट SQL's फैक्ट्री लोकेटेड इन पिशावर। तो हाँ, 2 क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा किसी और जगह मेंटेन हो सकते हैं? क्या कंडीशन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रेजोल्यूशन और हाँ 7 डेज। फिर से बताइए कि क्या कंपनी अब क्या कंडीशंस हैं जो पूरी करनी पड़ेगी अगर कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन करना चाहती है? हाँ, फिर कोई भी नहीं। ठीक है, पक्के हो गए आप। हाँ, रजिस्टर्ड ऑफिस में कोई कंडीशन नहीं है, अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस में कंडीशन है। क्वेश्चन 2 बनेंगे आप पागल, कोई बात नहीं है, अभी नाकाम हो गए तो क्या हुआ, आगे हैं अभी बड़े कंसेप्ट। क्वेश्चन 2 Management of Umar Limited, a newly incorporated company having 2 branches outside Pakistan, has requested you to advise on the following matters. पहला, where are the company's books of accounts required to be kept, especially in view of the fact that the company has 2 overseas branches. अब हमसे ये भी पूछ रहा है रजिस्टर्ड ऑफिस, और फिर उसके बाद कौन सा ये पूछ रहा है क्या? ये वाला कंसर्ट है। ब्रांचेस में भी मेंटेन की जा सकती है, शर्त क्या है? समराइज रिटर्न सेंड कीजिए रजिस्टर्ड ऑफिस को। सेकंड, मिनिमम पीरियड फॉर विच द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी रिटेन्ड 10 years. क्वेश्चन 3 every company is required to keep at its registered office proper books of accounts under the provisions of Companies Act 2007. Briefly explain the following. When a company is deemed to have kept proper books of accounts in case of a branch office, ब्रांच ऑफिस का रूल लग जाएगा बिल्कुल। क्वेश्चन 4 अच्छा, क्वेश्चन 4 के मार्क्स काट दीजिए। ये पुराना क्वेश्चन है। कंपनीज एक्ट आपको पता है हमारा रिवाइज हुआ था कब? कंपनीज एक्ट कब आया वाला? 17 में। तो उससे पहले का सिलेबस डिफरेंट होगा ना, क्वेश्चन भी डिफरेंट होंगे। तो सम टाइम हम मार्क्स को उड़ा देते हैं, कभी चेंज कर देते हैं, सम टाइम नहीं चेंज हो पाते। तो आपने उनको मार्क्स को पढ़ के कंफ्यूज, खास तौर पे 2017 से पहले वाले। तो कह रहे एक्सप्लेन इन डिटेल द लॉ रिलेटिंग टू इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। डायरेक्टर कर सकते हैं, ऑडिटर भी कर सकता है। मेंबर्स अगर 10% से ज्यादा वोटिंग पावर है उसके पास तो नहीं कर सकता, फिर भी नहीं कर सकता, फिर भी नहीं कर सकता। ठीक है, उसका दोस्त आ जाए, वो भी दोस्त चार्टर्ड अकाउंटेंट है, फिर भी नहीं कर सकता। हाँ, दोस्त ऑडिटर है तो फिर एज ऑडिटर कर सकता है, एज फ्रेंड नहीं, एज ऑडिटर। केस स्टडीज आगे भैया तैयार हो जाइए। क्वेश्चन 5 देयर आर एलिगेशंस इन द प्रेस एंड सीरियस चार्जेस हैव बीन लेवाइड अगेंस्ट STR पेट्रोलियम लिमिटेड अबाउट मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड्स बाय द मैनेजमेंट। Zafar, a director of the company, wants to inspect the books of accounts in order to ascertain whether the allegations are true. वो कह रहा है जी एलिगेशंस है कि मिसयूज कर रहे हैं फंड्स का। एक डायरेक्टर बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर तो करे ना। फिर क्या कह रहा है? एज जफर डज नॉट हैव एडिक्वेट नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, ही इंटेंड्स टू एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ हिज फ्रेंड आरिफ हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द कंपनी इंस्पेक्टर ऑफ above matter under the provisions of Companies Act. जी पहले तो हम उसे बता देंगे कि सिर्फ वो इंस्पेक्टर डायरेक्टर कर सकता है, फिर हम कहेंगे कि जी ये जफर जो है ये तो कर सकता है, लेकिन इसका दोस्त जो कंपनी का डायरेक्टर नहीं है इंस्पेक्शन नहीं कर सकता। हाँ, जफर के पास, सॉरी, वो शेयर होल्डर के पास ऑप्शन ऑडिटर अपॉइंट करने वाले। क्वेश्चन 6
You are the chief financial officer of a company listed on Karachi Stock Exchange, having a share capital of rupees 50 million. Mr. Wahid holds rupees 5 million shares of the company. But 10% shares हो गए, ठीक है. Has sent a written request to review the cash book of the company. Explain whether you can refuse this request. बिल्कुल रिफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है. हम उधर प्रोविजन लिख देंगे, उसके बाद कहेंगे चूंकि ये डायरेक्टर नहीं है इसलिए ये इंस्पेक्शन नहीं कर सकता. जी जी, क्या चीज? नहीं, मेंबर्स नहीं इंस्पेक्शन. नेक्स्ट, लर्निंग ऑब्जेक्ट. जी, कैश बुक नहीं, कैश बुक बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं है. कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं है. कैश फ्लो स्टेटमेंट होती वो तो हमारे पास फिर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाती ना. ये कैश बुक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं है. जी हाँ, समराइज रिटर्न में भाई कह रहे हैं, समराइज रिटर्न में लिखा हुआ है कि समराइज रिटर्न कहां भिजवाई जाएगी. और अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रजिस्टर्ड ऑफिस की बजाय किसी और जगह मेंटेन हो रही है तो फिर वो ली होगी उससे रजिस्ट्रार, बोर्ड रेजोल्यूशन के बाद रजिस्ट्रार को नोटिफाई कर दिया होगा. लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 के क्वेश्चंस. चलिए, ये है हमारे पास 3 ही क्वेश्चन है सिर्फ. पहला क्वेश्चन नहीं सॉरी, हाँ 2 है, लेकिन ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 भी शामिल है. 3 भी हमने कर लिया हुआ. 7, कैन द अकाउंट्स ऑफ ए कंपनी एक्सीड 12 मंथ्स पीरियड. पूरी बात करें ना, हाँ रजिस्ट्रार से अप्रूवल लेनी पड़ेगी. क्वेश्चन 8, audited financial statement of Shawal Limited for the year ended December 31st have been approved at the recently convened AGM. Now the directors have decided to change the company's financial year to June 30. They are evaluating the option of preparing 6 monthly accounts up to 30 June 2007 are accounts covering a period of 18 months. ये तो वही है जो अभी हमने डिस्कस किया. बताइए, बोथ ऑप्शन डिस्कस कीजिए. क्या कर सकता है? 6 मंथ वाले कर सकता है, कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं. लेकिन 18 मंथ्स के लिए 12 मंथ से एक्सीड कर रहा है तो फिर रजिस्ट्रार की अप्रूवल की जी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10. 9 डिलीट कर दे, लिखा हुआ डिलीट हो गया. 9 कहां से? 10, the company's annual financial statements are in the process of finalization for presentation at company's AGM. कह रहे कंपनी की एजीएम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करना है, इसके लिए तैयारियां हो रही हैं. बीइंग कंपनी सेक्रेटरी यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस द कंपनी रिगार्डिंग अप्रूवल एंड अप्रूवल को अलहदा अंडरलाइन करें, साइनिंग को अलहदा करें ताकि पता हो हमें कि वो क्या पूछ रहा है. अप्रूवल एंड साइनिंग. बताइए कौन अप्रूव करेगा? साइनिंग कौन करेगा? अच्छा, क्या बताया उसने कि लिस्टेड कंपनी है कि अनलिस्टेड है कि सिंगल मेंबर है? सारा ही छापना पड़ेगा हमें, क्योंकि उसने नहीं बताया. सिंगल मेंबर कंपनी कहता आसानी हो जाती, लिस्टेड कहता आसानी हो जाती, अनलिस्टेड कहता आसानी हो जाती. अनलिस्टेड में सीएफओ अप्रूव करता है, लिस्टेड में सीएफओ अप्रूव करता है. गलत, सीएफओ तो अप्रूव ही नहीं करता, वो तो सिर्फ साइन करता है. कहा था ना पकड़ लूंगा, आगे चल गया. चलिए आगे चले. क्वेश्चन 11 पे आइए. Chief Executive of Raza Enterprises Limited, a listed company, is out of country at the time of finalization of annual accounts. उधर अकाउंट्स फाइनल हो रहा है, छुट्टियां गुजारने निकल गया. करेक्ट, एक्सप्लेन द. ये आई क्या आपका क्वेश्चन बैंक है? थोड़ा अलर्ट होके पढ़ना पड़ेगा. एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटेड टू साइनिंग एंड ऑथेंटिकेशन. साइनिंग या ऑथेंटिकेशन एक ही बात है. Signing and authentication of the annual accounts as contained in the company that which REL would have to comply with in the above situation. बताइए साइनिंग की ये लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है? तो अब बताइए कि क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे shall be at. यहाँ पे 1 डायरेक्टर नहीं लिखना, वो कह रहा है चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है,
इफ की बात नहीं करनी, क्वेश्चन में जो हमने कह दिया उसने इंफॉर्मेशन दे दी, उसको अगर मगर नहीं करते हम। अब कहेंगे एज चीफ एग्जीक्यूटिव इज आउट ऑफ पाकिस्तान, देयरफॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी साइंड बाय एट लीस्ट, एंड ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? गलत, इफ लिस्टेड नहीं लिखेंगे ब्रैकेट में। क्यों? जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे दे उसमें अगर मगर नहीं करने। चलिए ये क्लियर। अच्छा, आज का लेक्चर थोड़ा सा हम जल्दी खत्म कर रहे हैं, यहाँ पे लेक्चर हमारा खत्म हो गया। उसकी रीजन ये है कि इवैल्यूएशन करवाना चाह रही है मैनेजमेंट, तो आप नहीं आप थोड़ी देर बैठ जाइए।